हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन्वेंटर्स एडुकेयर। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2020 केमिस्ट्री पेपर 1। क्लियर हुआ? पेपर 1 का केमिस्ट्री सेक्शन देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन आया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, वो था क्वेश्चन नंबर 4। तो जरा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ था कि न्यूमैन प्रोजेक्शन है पी क्यू आर एस। उसने दिए हुए सवाल के अंदर मैं बनाऊंगा, है ना। और नीचे कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, कि पी क्यू आर एस में से कौन कौन से आइडेंटिकल है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो जरा देख लेते हैं पहले कि अगर हम देखें तो उसने एक पी वाला प्रोजेक्शन में बना रहा हूं यहां पर C2H5, ये है CH3, ये है CH3OH। कुछ नहीं करना है, बस इनके IUPAC नेम जिनके सेम हो जाएंगे वो आइडेंटिकल हो जाएगा यार। तो देखो ये कौन सा प्रोजेक्शन ले रखा है हमने, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में है, तो हो सकता है इसमें IUPAC नेम आपको बताने में दिक्कत हो जाए। तो जरा इसको हम क्या काम करते हैं, सिंपल तरीके से हम इसको ये कर लेते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो आप लोग जानते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको। ये फ्रंट कार्बन हो गया और ये रेयर कार्बन हो गया, डिस्टेंस कार्बन हो गया। तो देखो इसको एडजस्ट करने के लिए सिंगल बॉन्ड है इस फ्रंट कार्बन में और बैक कार्बन के बीच में। फ्रंट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, इधर C2H5 लगा हुआ है, ठीक है ना। CH3 C2H5 और नीचे भी CH3 लगा हुआ है, ठीक। तो इस फ्रंट कार्बन पे CH3 C2H5 CH3 लगा हुआ है और इस बैक कार्बन पर 2 CH3 हैं और एक OH ग्रुप लगा हुआ है। देखो जरा, तो ये जो P कंपाउंड है दरअसल वो ऐसा बना लिया हमने, इसका IUPAC नेम लिख लो यार। देखो जरा, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, है ना, 4 एंड 5। पांचवा नंबर भी इसी को मिल जाएगा चूंकि C2H5 है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बोलो, 2,3,3 ट्राई मिथाइल 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन 2 ऑल हो गया है। तो ये P जो न्यूमैन प्रोजेक्शन था वो ये है एक्चुअली में, इसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ था, नेक्स्ट प्रोजेक्शन दिया हुआ है उसने इस तरह से C2H5H और यहाँ है OH CH3 ठीक है ना। यहां पर दिया हुआ था CH3, ये H है, इसको बोला था उसने Q है भैया ये। तो जब Q को मैंने एक्सप्लोर किया तो एक्सप्लोर करने के बाद एक फ्रंट कार्बन मान लिया, फ्रंट कार्बन को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, और एक मैंने बैक कार्बन मान लिया, ये हो गया। दोनों कार्बन को लिख लिया, फ्रंट को और बैक को। फ्रंट कार्बन पे क्या है, देखो एक तरफ है C2H5 है ना, एक साइड में है उस पर क्या H और एक साइड में है उस पर ये पूरे का पूरा बड़ा सा ग्रुप, है ना, यानी कि यहाँ पर और ये और यहाँ एक OH लगा हुआ है CH3। अच्छा, बैक कार्बन पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेते हैं, अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं, IUPAC नाम, इसका नाम IUPAC नेम से हो जाएगा। 1 2 3 4, क्लियर हुआ, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर हुआ। तो इसका नाम क्या हो गया, जरा देखें, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो गया भाई बच्चों, जरा बताओ, 3 इथाइल। बड़ा सिंपल सा है, नोमेनक्लेचर है सिंपल, 1 2 3 इथाइल, है ना, 2 मिथाइल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, ये कंपाउंड का नाम हो गया। तो बताओ जरा मुझे, ये 3 इथाइल 2 मिथाइल था, जबकि ये 2 3 ट्राई मिथाइल था, तो क्या इन दोनों का नाम सेम है क्या, ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है क्या, नहीं। तो इसका मतलब P और Q आइडेंटिकल नहीं होंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर A गलत है। उसने पूछा आइडेंटिकल कौन सा होगा। अब जरा देखते हैं R ऑप्शन में और देख लेते हैं, ये जो सेक्शन है केवल सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाला है, ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट। तो जरा देख लेते हैं, यहां पर पहला उसने दिया CH3, यहां दे दिया
CH3, यहाँ दिया OH, ये बनाया हुआ उसने R, C2H5 और ये हो गया C2H5, ये है R। तो अब अगर मैं इसको लिखूं, ये फ्रंट कार्बन पर जो ग्रुप है, सिंपल सी बात है, एक फ्रंट है एक बैक है, तो फ्रंट कार्बन पर कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं उनको मैं लिख दे रहा हूं जरा, CH3 और ये हो गया OH। अगले वाले बैक कार्बन पे कौन कौन लगा हुआ है, C2H5, यहां भी C2H5 है, तो C2H5 को ओपन करके लिख दिया मैंने ताकि धोखा ना लगे। अब जरा नाम करते हैं, इसका नाम देंगे जरा 1 2 3 4 एंड 5। नाम क्या हो जाएगा, इसके आगे लिख रहा हूं, देखो 3 पे इथाइल आया, 3 इथाइल, 2 पर क्या है मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, पेंटेन 2 ऑल। तो बताओ इस कंपाउंड का नाम और इस कंपाउंड का नाम कैसा है, सेम है। तो इसका मतलब Q और R दोनों के दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ऐसा ऑप्शन है क्या, यस ऐसा ऑप्शन है, कौन सा, सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सी। बस हम ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा जहां आंसर आ गया, चूंकि ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, केवल एक ही आंसर सही है, तो ये हो जाएगा। क्लियर हुआ। हालांकि अगर हम एस का भी बनाएं तो वो भी आइडेंटिकल आएगा नहीं। क्लियर हुआ। चलो एस का और बना के जरा मैं देख लेता हूं, है एस का अगर मैं इधर बना दूं, देखेंगे बच्चों, एस का अगर मैं इधर बना दिया जाए, ये है CH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ है C2H5 और यहाँ है OH, ये S है। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं कार्बन कार्बन पर, फ्रंट कार्बन पर क्या है, CH3 है और 2 H हैं, है ना, और बैक कार्बन पर क्या है, एक तो है भाई C2H5, है ना, और एक क्या है CH3 और एक क्या है OH। तो नंबरिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब अगर हम इसका नाम दें तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, 3 इथाइल तो सही है, 3 इथाइल सही है, 2 मिथाइल सही है। तुम कहोगे सर ये तो आइडेंटिकल सा तो लग रहा है, 3 पे इथाइल है, 2 पे एक मिथाइल है ब्रांच, यहाँ 3 पे इथाइल ब्रांच है, 2 पे मिथाइल ब्रांच है, मगर यहाँ क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ओल हो गया। देखो जरा यहाँ पे ओल कहाँ पर आ गया, थर्ड पोजीशन पे आ गया, और जब थर्ड पोजीशन पे आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इनमें से किसी का भी आइडेंटिकल नहीं है। तो आइडेंटिकल पेयर बताओ कौन कौन से हैं, Q और R क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया कि कैसे कैसे कन्वर्ट करना है, वरना तो इसको आप बड़ा आसानी से कर सकते थे, डायरेक्ट करने के बाद आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछ लिया एडवांस ने इस बार, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या कहा कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज द IUPAC नेम। ये जो 4 ऑप्शन में दिए हुए कंपाउंड हैं, तो वो कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से ये ऊपर दिया हुआ जो नाम है ना, ये किसका है। नाम क्या पूछा था, देखो क्या दिया था, 3 इथेनिल इथाइनिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइनोइक एसिड। तो ये नाम बताना है इसमें। क्लियर हुआ। अब अगर हम देखें तो इन कंपाउंड में वो नाम किसका होगा यार, ये अपने आप लोग शायद पता लगा लिए होंगे। क्लियर है, चलो देख लेते हैं। भाई देखो 3 नंबर पे क्या रहा है, इथाइनिल, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH ब्रांच में है 3 नंबर पे। 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए, है ना, और 4 नंबर पे क्या होना चाहिए, मिथाइल हेक्स। देखा जाए तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो इसमें यही है। इसमें देखें क्या ये वाला नाम सेट बैठ रहा है क्या, 2 पे हाइड्रोक्सी तो आ रहा है सर, 3 4 5 और ये क्या हो गया 6 हुआ। क्लियर है। अब अगर हम इसमें देखें तो क्या है, 3 पे इथाइल आ गया, जबकि 3 पे क्या होना चाहिए था, इथाइनिल। इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा, नंबरिंग सही की थी हमने, गलत हो गया। ये बड़ा ही सिंपल सा, यहां से करो जरा, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। चलो देखो 2 पे OH, 3 पे इथाइनिल तो है,
3 पे इथाइनिल तो है, ये 3 पे इथाइनिल होगा, मगर 2 पे हाइड्रोक्सी भी है, 4 पे क्या होना चाहिए था, मिथाइल, मगर 4 पे इथाइल है, मतलब ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा। चलो सी ले लेते हैं। 1 2 3 ऐसे बनाया जाता है पेपर को, 4। अब चाहे इधर वाला ले लो चाहे इधर नंबरिंग कर लो, ये 5 नंबर हो जाएगा और ये 6 नंबर हो गया। तो अगर हम देखें तो 3 पे मिथाइल है, देखो जरा 3 पे क्या होना चाहिए था, 3 पे इथाइनिल होना चाहिए था, लेकिन 3 पे यहाँ क्या दे दिया गया, मिथाइल, तो सी भी नहीं है। अब आंसर वैसे एक ही बचा, सिंगल ऑप्शन करेक्ट में। क्लियर है, क्या हो जाएगा नंबरिंग, देखो जरा 1 2 3 4 5 और एक 6 है, ठीक है। तो देखो जरा क्या हो गया, 3 नंबर पे क्या है, इथाइनिल, इथाइनिल, ठीक है ना। तो 3 इथाइनिल, 2 हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल, और टोटल कितना हो गया, हेक्स, 3 पे ईन, है ना, और 5 पे आइन, और टोटल हो गया ओइक एसिड सफिक्स। क्लियर हुआ, तो ये नाम हो गया। तो इसका मतलब इसका ये जो नाम दिया हुआ है वो किस कंपाउंड का है, दरअसल डी ऑप्शन का होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कोई मतलब बड़ा ही बेहद आसान था। कंपाउंड का नाम दे दिया बड़ा सा, उसका स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया कौन सा होगा, तो ये बताना था। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइसोमेरिज्म से आ गया बच्चों, है ना। क्या था क्वेश्चन नंबर 6 में, पढ़ के बता देता हूं जरा। क्वेश्चन में एक डी इराइथ्रोज नामक कंपाउंड आपको दिया गया है और उसका स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ बिल्कुल जैसे मैंने बना रखा है। फिर उसने नीचे एक लिस्ट बनाई हुई है, मैं बता देता हूं। इसमें कॉलम 1 में पी क्यू आर, और इधर जगह नहीं थी तो एस दिया हुआ है। उसके आगे कॉलम सेकंड में कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं कि पी में इनेंशियोमर, आगे लिखा हुआ है डाइस्टीरियोमर, है ना, या आइडेंटिकल, तो एक इनेंशियोमर। तो 3 में मैच करना है कि भाई ये पी वाला जो कंपाउंड है उसका पी का, क्यू का, आर का और एस का अलग अलग इस डी इराइथ्रोज से क्या रिलेशन होगा। मतलब पी डी इराइथ्रोज के साथ में कैसा रिलेशनशिप शो करेगा, ये एनेंशियोमर्स होंगे पी और डी इराइथ्रोज, या डायस्टीरियोमर्स होंगे, या आइडेंटिकल होंगे। ऐसे ही क्यू के बारे में बताना, ऐसे ही आर के बारे में बताना, और ऐसे ही एस के बारे में हम लोग को बताना है। क्लियर है। फिर ऑप्शन दिए हुए थे वो ऑप्शन को हम टिक करेंगे। इसी तरह से देखें तो यार एक बात बताओ, पहले जिससे हमें कंपेयर करना है वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डी इराइथ्रोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसी में जरा हम यहाँ 2 कायरल सेंटर है, इन कायरल सेंटर्स का कन्फिग्रेशन पता कर लेते हैं। ये कायरल सेंटर नंबर 2 पर है, ये कायरल सेंटर 3 पर है। देखो अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4, तो कायरल सेंटर कौन कौन से नंबर पे हैं, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। इस पर कन्फिग्रेशन देखो मैं जरा निकालूं तो 1 2 3 एस है, तो क्या आ जाएगा R 1, ये 1 आया, 2 3, तो यानी कि एस आया, तो ये क्या हो जाएगा R। देखो जरा आर आर आएगा इसका कन्फिग्रेशन, इसका कन्फिग्रेशन क्या आएंगे, आर आर आएगा, आर आर आया। अब भाई इस कंपाउंड में क्या कन्फिग्रेशन होगा जरा देख लेते हैं, CHO के पड़ोस वाले कार्बन का और फिर इस कार्बन का। चाहे तो आप इनमें डायरेक्टली कन्फिग्रेशन पता कर लो, या ज्यादा बढ़िया है अगर आपको इनको इस वाले कंपाउंड से फिशर प्रोजेक्शन बनाना आता हो तो फिशर प्रोजेक्शन बना लो। देखो CHO CH2 OH को मैंने यहाँ लिख लिया। देखो ये जो नॉर्मल लाइन है इसे वर्टिकल लाइन पर ले लेते हैं। रूल है कि जब हम वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूले को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो, और इस वाले कायरल सेंटर पे OH ऊपर है तो जब पलटेंगे तो इस नीचे वाले पीछे जाने वाले ग्रुप को फिशर ने क्या कहा था कि जो ग्रुप पीछे जा रहा है उसे बाहर निकाल के लाओ। तो बाहर कब आएगा पीछे वाला ग्रुप, जब इसको हम ऐसे पलटेंगे तो OH आ गया राइट हैंड साइड में और H आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर हुआ। इस वाले में H ऊपर है और OH पीछे है, तो पीछे वाले को जब ऊपर लाएंगे बाहर की तरफ निकाल के लाएंगे तो उसमें फिर रोटेशन कराना पड़ेगा, तो इधर H आ जाएगा और राइट साइड में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो तुम देखो ये पूरे का पूरा वही तो कंपाउंड है। इसका कन्फिग्रेशन क्या आ गया जरा देखें आप, आर आर कन्फिग्रेशन आया। क्या कन्फिग्रेशन आया इसका, आर और आर कन्फिग्रेशन आ गया। ऐसे ही अब हम क्यू वाले का देखते हैं, जरा निकाल लो, इसको भी कन्वर्ट करा लेता हूं मैं। देखो CHO और नीचे ले लिया CH2OH, यानी कि नॉर्मल लाइन पर जो है। अब इस वाले कायरल सेंटर पे देखो H ऊपर है, पलटेंगे तो H राइट में गया
OH आ जाएगा लेफ्ट में। तरीका है पलटना, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, मैं फिशर प्रोजेक्शन को में कन्वर्ट करने को बोल रहा हूँ बैच डैश को। यहाँ OH है तो जब इसमें H पीछे है तो जब इधर को रोटेट कराएंगे मॉलिक्यूल को, पलटेंगे, तो बताओ यानी कि ये OH आपका कौन सी साइड में जाएगा, राइट साइड में, और H कौन सी साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। ये ऐसे है ना, तो आपने इसको क्या किया, रोटेशन कर दिया। तो जरा देखें इस वाले का कन्फिग्रेशन कितना आया, इस कार्बन सेंटर का आया S और इसका आएगा R। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट कराऊं तो जरा देखो CHO है, CH2OH है ना, और यहाँ पर OH कहाँ आएगा, राइट साइड, H लेफ्ट साइड, यहाँ पर ऐसे है ना। अब हमें बाहर लाना, तो इधर को क्या काम करेंगे, इस साइड को पलटा तो OH आ गया लेफ्ट साइड और H आ गया राइट साइड, यानी कि इस बैच डैश का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये बनेगा। तो ये R हो गया और ये क्या हो गया, S। और अगर मैं अब इसका फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करूं तो ऊपर आएगा CHO, नीचे आएगा CH2OH। ठीक, अब यहाँ H इधर OH आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें हम देखें तो इधर H और इधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, मतलब ये S और S हो जाएगा, S और S हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब इनके आगे, ये तो था कॉलम 1, इस कॉलम को मैंने देखो, हाँ कॉलम फर्स्ट में था, और कॉलम 2 में इनके आगे मैं लिख देता हूं क्या था, कॉलम सेकंड में दिया हुआ था क्या। अब मैच कराना है बस आपको इस P के आगे। ये तो मैंने कन्वर्जन करा के आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करा दिया। पहला था डायास्टीरियोमर्स, नंबर टू लिखा हुआ था आइडेंटिकल, और नंबर 3 लिखा हुआ था इनेंशियोमर्स। तो जरा मुझे बताओ अब क्या ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जरा देखते हैं हम। तो बताओ P का, इस P वाले आइसोमर का, P वाले कंपाउंड का डी इराइथ्रोस से क्या रिलेशन है, जरा देखो जरा। इस P वाले में इस कायरल सेंटर पर और इस कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, RR, और यहां भी RR है, बल्कि मॉलिक्यूल सेम है। तो यानी कि ये P का किससे मैच करोगे, 2 से, आइडेंटिकल है, तो P में आ गया 2। चेक कर लो P में क्या आया, 2। Q ले लो, Q वाले में देखो डी राइट, तो Q का डी राइथ्रोस से कंपेयर करो। एक कायरल सेंटर पे देखो, इस वाले पर CHO के पास वाले पर कायरल सेंटर नंबर 2 पर R है और यहां पर S है, 3 पर R है और यहां पर भी R है, यहां पर R यहां पर S, थर्ड नंबर पे सेम, 2 नंबर पर डिफरेंट। क्लियर हुआ। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो इसीलिए ये Q वाला डी इराइथ्रोस के साथ में कैसा रिलेशन रख रहा है, डायस्टीरियोमर। Q और डी इराइथ्रोस आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स। क्लियर हुआ। चलो R ले लेते हैं। अब R का रिलेशन बताओ। देखो यहाँ डी इराइथ्रोस से सबको कंपेयर करना, पहले P को किया, फिर Q को इससे किया, फिर R से कर रहे हैं। देखो सेकंड नंबर कायरल सेंटर पे RR सेम है, मगर थर्ड कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, तो ये भी तो डायस्टीरियोमर्स हो गया, तो 1 आ जाएगा R में भी, है ना। और S कहाँ है, ये देखो यहाँ दोनों में RR था और यहाँ दोनों में SS हो गया, तो क्या हो गया, एनेंशियोमर्स। अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन विद सेम कायरल सेंटर with opposite configuration are called as the enantiomers. They are mirror image, non superimposable mirrर इमेज होंगी, इसलिए S में थर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन चेक कर लेना था कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो आंसर हो गया हमारा, इसका आंसर हो जाएगा C। आंसर तो अगर मैं नहीं भी लिखूं तो भी काम चलेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। आप चाहते तो आप कह सकते थे सर ये तो मैं डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, आसान, गलती का कोई चांस ही ना हो। आप जिनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है वो बिना फिशर में कन्वर्ट किए, है ना, डायरेक्टली यहीं पर भी कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते थे आप, अगर आपको अच्छी से प्रैक्टिस थी तो। वेज डैश फॉर्मूले में RS निकालने में गलती हो सकती है, तो सबसे बढ़िया तरीका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल के अंदर यही होता है कि जब कभी भी आपको कंपाउंड को आसान बनाना होता है तो वेज डैश फॉर्मूले को फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर उनका RS कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। क्लियर हुआ। उससे आप एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स, आइडेंटिकल का पता लगाया जा सकता है। इसके ट्रिक्स होते हैं, तरीके होते हैं। क्लियर है। इससे कैसे कन्वर्ट किया ये भी मैं बताऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे बताया ये भी मैंने बताया। क्लियर हुआ, जहां तक संभव हो सकता है क्वेश्चन बताते समय बच्चों। ठीक,
तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 जीओसी से पूछा गया है ना। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर है। ये वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में से दिया हुआ है, क्लियर है। अब ये पूछा गया है कि भाई ये जो पहला वाला जो कंपाउंड, देखो इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, सुन लेना। ए ऑप्शन बताना आप लोग सही है गलत है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ए ऑप्शन में कह रहा है कि जो फर्स्ट कंपाउंड का एसिडिटी है ना, वो द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस। ठीक बात है। जरा देखो अब आप, अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो पहला कंपाउंड वो कह रहा है कि ये एसिडिक है, और ये एसिडिक इस वजह से है, और एसिडिक हाइड्रोजन को मैंने गोले में दर्शा दिया, सवाल में नहीं था, सवाल में डार्क बना हुआ था वो H, जिसको एसिडिक माना था। जब यहाँ से H+ निकला होगा तो जरा मुझे बताओ, ये पहले से ही तो कंपाउंड तो पहले से ही एरोमेटिक था, ये पूरा कंपाउंड एरोमेटिक ही कहा जाएगा, है ना। मगर जब H निकल गया तो जो एनायन बना, जो कॉन्जुगेट बेस बना, देखो एक कॉन्जुगेट बेस बना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। ये किस वजह से स्टेबलाइज्ड है भाई? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या डीलोकेलाइजेशन की वजह से स्टेबलाइज्ड है। क्लियर हुआ? तो ए ऑप्शन जो था वो करेक्ट है कि एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस, ये करेक्ट बात है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4। ये कह रहा है कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4, तो यहां से H+ निकाल दो। H+ निकालने के बाद जो कह रहा है माइनस आएगा, तो यहां जो कॉन्जुगेट बेस बना, इस कॉन्जुगेट बेस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए, और जब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसकी वजह से भैया ये एरोमेटिक हो गया। पहले ये नॉन एरोमेटिक था, पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक था, H निकलने के बाद कॉन्जुगेट बेस बना और वो एरोमेटिक हो गया, तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इसका बढ़ गया ना। क्लियर हुआ? लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल का बनना एक वेरी 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 फास्ट रिएक्शन होता है, तो ये जल्दी बनेगा, मोस्ट एसिडिक हो गया। तो इन सभी कंपाउंड में बताओ, ये तो एरोमेटिक ही था, पहले से ही स्टेबल था, H+ निकाल दिया तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी और मिल गई इसको। क्लियर हुआ? मगर ये पहले कम स्टेबल था और अब ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेस पहले फास्ट हुआ होगा? नॉन एरोमेटिक। Na मतलब नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक का बनना। इसलिए देखा जाए तो इन पांचों के 5 कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक अभी तक का कौन सा होगा? 4 नंबर सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। बहरहाल अभी ए ऑप्शन क्या था कि पहला कंपाउंड एसिडिक इसलिए है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस डीलोकेलाइजेशन की वजह से स्टेबल हो रहा है या रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है। सही बात है। नेक्स्ट बी ऑप्शन कह रहा है कि चौथे कंपाउंड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो एरोमेटिक होता है, ये भी सही है, एरोमेटिक तो है ही। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर बेसिक, कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज ए NO2 ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए एक बात और, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और आपको पता है NO2 ग्रुप एक कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। और अगर किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाएगा, इसी कंपाउंड पे या किसी भी कंपाउंड पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो एसिडिटी बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? सी, कि भाई ये कंपाउंड है ना, वो कह रहा है कि कंपाउंड सेकंड बिकम मोर एसिडिक, जितना एसिडिक ये अभी है ना, अब अगर इस पे NO2 लगा दें तो एसिडिटी और बढ़ जाएगी। यस, बढ़ जाएगी, क्योंकि NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? NO2 ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देता है। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में कह रहा है कि भाई इनका एसिडिक ऑर्डर Ka का ऑर्डर दे दिया उसने, क्या? पहला, चौथा, पांचवा, दूसरा और तीसरा।
अब आप मुझे बताओ ये ऑर्डर पेपर में डी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, ये सही है गलत है? तो बिल्कुल गलत है। पहला सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं है, सबसे ज्यादा एसिडिक वो होता है जो सबसे जल्दी H प्लस दे। सबसे जल्दी H प्लस वो देगा जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला हो जाएगा? ये एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक का बनना बहुत ज्यादा, तुम कहोगे सर एरोमेटिक तो ये भी है, यस, लेकिन ये पहले भी एरोमेटिक था, अब भी एरोमेटिक है, और बल्कि पहले न्यूट्रल था, माइनस चार्ज आ गया तो स्टेबिलिटी घट गई। जबकि ये नॉन एरोमेटिक था, मगर अब चार्ज आने से वो एरोमेटिक हो गया तो सबसे ज्यादा स्टेबल। इनमें जरा देखो 4 होता है, करेक्ट वाला लिख रहा हूं मैं, के ऑर्डर किसका होगा? 4, क्योंकि नॉन एरोमेटिक से क्या बन गया? एरोमेटिक। उससे कम कौन होता है फिर? 5 नंबर होता है, एल्काइन। क्लियर हुआ? ये एल्काइन है, मोर एसिडिक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड sp कैरेक्टर से। क्लियर है? 5 नंबर। उसके बाद कौन हो जाएगा? फर्स्ट, डीलोकलाइजेशन की वजह से पाई माइनस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। फिर बचा सेकंड और थर्ड में sp2 कैरेक्टर आ जाएगा, sp2 में कौन ज्यादा हो जाएगा? सेकंड, और फिर कौन हो जाएगा भैया? थर्ड। यानी कि ये आंसर होना चाहिए था करेक्ट, मगर डी के अंदर उसने जो ऑप्शन में दिया उसने कहा कि भाई ये ऑर्डर होना चाहिए, तो ये तो गलत है। तो इसका आंसर केवल क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। क्लियर हुआ? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा अच्छे से। इसमें कुछ भी नहीं था, पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, मगर चौथा जो ऑप्शन वो दिया वो गलत है, क्योंकि करेक्ट एसिडिटी का ऑर्डर ये वाला होगा। क्लियर है? सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर उसके बाद ये, उससे कम ये, फिर ये, फिर ये। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें कई सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हो जाएंगी। अब कॉन्सेप्ट चलो देखते हैं जरा। इसमें अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में उसने कहा है कि जो S बनेगा उसका स्ट्रक्चर बना रखा है, आपको पता करना है पहले P, पहले सारा Q भी, R भी और S भी, और ये जो इनिशियल कंपाउंड है इसको इसने P बोला है। तो Q, R और S जो हैं इसने अलग अलग ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनको हमें पहचानना है। तो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन पहचानना आसान हो जाएगा, सॉल्व कर ले सारे के सारे क्वेश्चन को। तो जरा देखो, ये बड़ा ही बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल जरा देखो, आपको पता भी चल चुका होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं यहाँ तो ये कंपाउंड P है, और इसका रिएक्शन देखो मैं इसके साथ कराया तो आपको ये रिएक्शन बड़ी ही पॉपुलर रिएक्शन आपको पता होगी, OAlCl3। चलो मैं इसको यहीं पे लगा देता हूँ, स्लैश का साइन लगा के यहाँ AlCl3 लगाया। नाम बता दो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सुने हो? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अब वो कहां पर अटैक करेगा? तो रिंग पे अटैक तो एरोमेटिक पर ही होगा। अब एरोमेटिक पर 3 जगह है, यहां पर या यहां पर। अब कहां पर आकर इससे बना एसाइलियम आयन अटैक करेगा, ये फैसला करेगा इस पर लगे हुए ग्रुप। जरा देखो, इस वाले कार्बन पर, रिंग के इस वाले कार्बन पर ये ग्रुप लगा हुआ है, और इस वाले कार्बन पर ये ग्रुप लगा हुआ है, और इस वाले पर ये लगा हुआ है। तो देखा जाए तो ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में बढ़ाएगा। इसका डोनेशन पावर कम, इसका भी कम होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन में। ना तो ये इन्वॉल्व हो पाएगा ना ये इन्वॉल्व होगा। तो बताओ सबसे ज़्यादा +H पावर किसकी? कौन सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा? ये वाला कार्बन। तो जब ये कार्बन डोनेट करेगा तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके रेस्पेक्ट में या तो यहां बढ़ेगी या यहां बढ़ेगी। अब यहां बढ़ेगी तो यहां पर तो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, तो अब सब्स्टिट्यूशन की केवल एक ही जगह बची। वो कौन सी जगह बचेगी? देखो ऐसे करके यहां पे लगाया मैंने, रिप्रेजेंट किया ये एरो। यहां पर आकर ये एसाइलियम आयन अटैक करेगा, तो आपको तो पता है एसाइलियम आयन ऐसे टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो जरा देखें क्या बना होगा, क्या बनेगा। देखो यहाँ मिथाइल है ये, और जब ये आकर यहाँ जुड़ा होगा तो जुड़ा किस तरह से होगा जरा देख लेते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड O है, ठीक है, फिर एक कार्बन CH2, फिर यहाँ COOH, फाइनली ऐसा हो गया होगा।
कार्बन गिन लो, यहाँ देखो इस रिंग में तो पूरा सब कुछ सही है, यहाँ 4 कार्बन होने चाहिए, CO को गिन के 1 2 3 4, गलती हो जाती है हमसे कभी कभी, 1 2 3 4, तो COOH ये कंपाउंड बना। अब ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, Q, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में ये बना पहला रिएजेंट। अब आपको ये भी एक बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, जिंक अमलगम HCl या कॉन्क HCl, इसका नाम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या नाम होगा भाई इसका, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो नाम ही रिडक्शन है और ये एल्डिहाइड या कीटोन को सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो जरा देखो, जब ये सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ पर कोई वेरिएशन आ नहीं रहा है, तो जरा देखें, सॉरी, ये ऐसे डबल बॉन्ड OH बना होगा। ये देखो, ये वाला जो CO था वो CO CH2HH लग गया है, अगला CH2 COOH है। तो बताओ, ये अभी पहला रिएजेंट Q से R नहीं बना, Q से तो अभी तुमने पहले रिएजेंट का यूज कराया। अब अगर मैं इसका यूज H3PO4 के साथ हीट करा दूं, H3PO4, तो अब आपको पता है फिर से इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा बताओ, इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा तो रिंग क्लोजिंग हो जाएगी। जब यहां पर देखो, यहां से ग्रुप लगा हुआ है तो रिंग क्लोजिंग जस्ट पास में ही होगी, इस ग्रुप के पास में। तो देखो जरा, यहां से H निकलेगा, OH निकलेगा, रिंग क्लोज हो जाएगा। और जब एक रिंग क्लोज हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका भी प्रॉपर मैकेनिज्म होता है मगर उसकी जरूरत नहीं है, इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा तुमने, दुनिया भर के क्वेश्चन जब बनाए होंगे। तो देखो ये ऐसे करके एक नया रिंग बन चुका होगा जिसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड आया होगा। तो ये आपका Q है, ये आपका Q है। अब अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन जरा देखो, अब जो एक Q बना, नहीं PQ तो ये था, ये R बना, ये जो आपका कंपाउंड R बना उसकी रिएक्शन पहली करानी है आपको CH3MgBr से, और साथ साथ अगर मैं नंबर 2 पर हाइड्रोलिसिस भी करा दूं तो आपको पता है वो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाएगा। और जब वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखा देगा तो अब जरा देखो, यहां पर ये हो गया और यहां पर आया OH और यहां क्या आया होगा CH3। उसके बाद H2SO4 के साथ जब हम हीट करेंगे तो ये E1 रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन। OH यहां से जाएगा तो H यहां से जाएगा, सिटजफ प्रोडक्ट बन जाएगा, सिटजफ एलिमिनेशन हो जाएगा। यहां लिख देते हैं सिटजफ या जेट्सफ एलिमिनेशन। क्लियर हुआ, E1 हो रहा है। तो जरा मुझे बताओ, यहां पर आपका जो फाइनल आंसर है वो यानी कि ये CH3 वाला आ जाएगा। और ये क्या बना आपका फाइनल, S बन गया। अब ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिया हुआ था कि भाई पहचानना था, A ऑप्शन में था कि भाई S दिया हुआ था, तो S के अंदर उसने क्या काम कर रखा था, यहां डबल बॉन्ड लगा रखा था या CH3 लगा रखा था, तो इसलिए A ऑप्शन तो होगा नहीं। चलिए, अच्छा B ऑप्शन में दे रखा था उसने Q के बारे में कह रखा था, और Q यही बना रखा था, C डबल बॉन्ड O CH2 तो B ऑप्शन अभी तक इसका करेक्ट आया। मल्टीपल सेक्शन है, आंसर में क्या आया, एक तो B आया। अगला देख लेते हैं, C नहीं होगा क्योंकि R को कह रखा है उसने कि भाई जो R कंपाउंड उसमें CO इधर ना बना के उसने यहां बना रखा, तो गलत करा रखा है, साइक्लाइजेशन प्रोसेस यही है, तो C भी गलत हो गया। अच्छा, D में कह रखा है कि S उसने यही बना रखा है, तो इसका मतलब आपका B और D दोनों होगा, B और D दोनों होगा। बड़ा ही बढ़िया सवाल था, याद रखिएगा। जेईई एडवांस का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का यूज कराएगा, है ना, क्लीवेंसन रिडक्शन का यूज कराएगा और रिंग क्लोजिंग कराएगा। क्लियर हुआ, जैसे यहाँ पर ये इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन उसने कराया, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया। क्लियर है, तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, समझ में आया होगा, लिखेंगे इसको आप, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पेपर 1 में पूछा गया था। ये लास्ट सवाल ऑर्गेनिक का आया था,
तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन पेपर 1 में ऑर्गेनिक से पूछे थे, है ना। तो देखो सवाल क्या, मैं समझा देता हूं कि एक रिएक्शन की ये सीक्वेंस दे रखी है जिसमें P से Q बन रहा है जो एक कलर्ड कंपाउंड है, मगर जब Q बनता है ना, कंपाउंड P से जब Q बनता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है और वो इंटरमीडिएट आयनिक इंटरमीडिएट होता है। हालांकि उसने आयनिक इंटरमीडिएट के बारे में कुछ पूछा आपसे नहीं है, उसने सीधा ये पूछा है कि यार ये जो कंपाउंड बना Q कलर्ड कंपाउंड है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको बताना है। वो तभी बता पाओगे जब या तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो या स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता हो। बड़ा ही बढ़िया सवाल है ना। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट जरा देखेंगे आप लोग, जरा यहाँ पर क्या होगा। भाई देखो अभी तक मैं यहाँ C6H5 ही लिख रहा हूँ, C6H5। उसने एक बढ़िया सी बात बोली है, वो जरा देखें और समझे। C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, अगर हाइड्रोलिसिस होता तो डाइल्यूट H2SO4 लेता तो सीधा COOH और अल्कोहल बन जाता है, ईस्टर का एसिड और अल्कोहल बन जाता। मगर ये ईस्टर है, उसने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया है। उसने कहा कि भाई पहले एक आयनिक इंटरमीडिएट भी बना है, तो जरा देखो आयनिक इंटरमीडिएट इसका क्या बना होगा। आयनिक इंटरमीडिएट इसका क्या बना होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। इसने अब H को प्रोटोनेट कर लिया होगा तो प्रोटोनेशन हुआ शुरू वाला स्टेप, फाइनली यहाँ से मिथाइल अल्कोहल निकल गया होगा। जब यहाँ से मिथाइल अल्कोहल निकला होगा तो क्या ये संभव है कि C डबल बॉन्ड O पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बच जाए? यस, संभव भी है और स्टेबल भी होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। देखो लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन से मोस्ट स्टेबल होता है साइलियम आयन C6H5। मगर अब मैं यहाँ पर ना इस वाले कंपाउंड में यहाँ एक रिंग बना दिया। देखो बेंजीन फिनाइल को मैं ओपन करके लिख दिया। तो जरा देखो ये रिंग क्या करेगा, अपने अंदर की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से ब्रेक कराएगा और यहाँ पर देखो अटैक कर जाएगा, साइक्लाइजेशन करेगा, रिंग क्लोजिंग हो जाएगी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा है, साइक्लाइजेशन। तो बताओ यहाँ पर एक बॉन्ड बनने वाला है इस समय। जब बॉन्ड बनेगा तो जरा बताओ मुझे C6H5 ठीक। जरा देखो यहाँ बॉन्ड जब टूटा होगा तो यहाँ तो आपका प्लस बचा होगा और यहाँ माइनस और प्लस में एक बॉन्ड बना होगा। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना है ना, और यहाँ तो डबल बॉन्ड आपका था ही, और यहाँ 2 डबल बॉन्ड बचे रह गए। अब फाइनली क्या किया गया होगा, यहाँ से H को हटा दिया गया होगा, H प्लस निकल गया होगा, क्योंकि ये रिंग तो एरोमेटिक थी, एरोमेटिक ही होना चाहेगी, तभी तो उस साइक्लाइजेशन का कोई फायदा भी होगा हमें। C6H5 हो गया, है ना। और देखो जरा ये बहुत ही बढ़िया, यहाँ भी डबल बॉन्ड देखो आ गए और यहाँ पर ये आपका एक कंपाउंड बना। तो ये कौन सा कंपाउंड बना, Q, और ये कौन से वाले इंटरमीडिएट से बना, कौन से वाले इंटरमीडिएट से पास हुआ, ये था इंटरमीडिएट। ये क्या था, इंटरमीडिएट था, और ये इंटरमीडिएट रीअरेंज हुआ, साइक्लाइज हुआ और कन्वर्ट हो गया इस Q में। अब इस Q में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है आपको। तो जरा देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बराबर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग होता है। ये एक फॉर्मूला लिखा मैंने। तो बताओ जरा ये जो Q बना इसमें कितने पाई बॉन्ड है। देखो एक बेंजीन रिंग में 3 होते हैं पाई बॉन्ड, 1 2 3, है ना। तो 3 यहाँ है, 3 और 3 6, 3 यहाँ होंगे 9, 3 यहाँ होंगे 12। तो फिनाइल रिंग में कितने होंगे, 3 3 6 3 9 3 12, 1 13। ये भी तो रिंग है भाई। देखो पाई बॉन्ड गिन लो, 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 13। अब रिंग गिन लो, 1 2 3 4 और 1 5। तो 13 और 5 कितना हो गया, 18। इस सवाल का आंसर होगा 18। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, ये न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन था, क्लियर हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ये बहुत ही बढ़िया सवाल था। तो बच्चों ये था पेपर 1 का सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन थे।
अच्छे सवाल पूछे थे, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे थे, है ना, मगर उतना भारी नहीं था। अगर आपको मैकेनिज्म आता है, कॉन्सेप्ट आता है, तो आप बना सकते थे रिएक्शन वाले क्वेश्चंस को। ठीक, पेपर 2 में मिलते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेपर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 से ऑर्गेनिक आया। पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक से क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। एक स्ट्रक्चर दे रखा है पेप्टाइड का, तो जरा मैं ये स्ट्रक्चर बना देता हूं। पेप्टाइड का जो स्ट्रक्चर है वो ये दिया हुआ है OH, ठीक है। यहां पर ये वेज वाले बॉन्ड से लगा हुआ है, यहाँ NH2 है। अब अगर हम देखें तो यहाँ NH लिखा हुआ है, यहाँ NH लिखा हुआ है, COOH हो गया, ये NH2 और CO2H। ये एक पेप्टाइड का स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ? अब इसमें बताना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड एट pH2, pH6, pH11 पर उनका वैल्यू दे रखा है चार्ज का, नेट चार्ज का, Z1, Z2, Z3। तो उनका फिर मोड Z1, मोड Z2, मोड Z3 का, इनका सबका सम बताना है हम लोगों को। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं जरा। तो फर्स्ट ले लेते हैं एट pH बराबर 2। तो pH 2 तो ये हाईली एसिडिक हो गया, हाईली एसिडिक मीडियम है। तो जब हाईली एसिडिक मीडियम में हम करेंगे pH 2 पर, तो जरा मुझे बताओ H+ अगर मैं इसके अंदर डालूं, हाईली एसिडिक मीडियम है, H+ इसके अंदर डाला जाए तो बताओ चार्ज कहां पर बनेगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा, हाईली एसिडिक मीडियम जाकर बेस पर स्ट्राइक करेगा। और बेस कहां पर है जरा मुझे बताओ? ये नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक है ना, और ये वाला नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक है, sp3 नाइट्रोजन, sp3 नाइट्रोजन। ये तो sp2 है, ये भी sp2 है, कम बेसिक होगी, क्योंकि यहाँ के लॉन पेयर रेजोनेंस में डिलोकलाइज होंगे, ये लॉन पेयर इधर रेजोनेंस में डिलोकलाइज होंगे। तो जरा मुझे बताओ, जब मैं हाईली स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में काम करूंगा, तो स्ट्रांगली मीडियम में काम करने के बाद जरा मुझे बताओ आप लोग, यहाँ NH2 ने जब H+ को ले लिया होगा तो यहाँ NH3+ बना होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर कोई नाइट्रोजन पर कोई भी चेंजेस नहीं आया होगा। C डबल बॉन्ड OH, ये और यहाँ भी NH3+ हो गया होगा। क्लियर है? और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ CO2H बना होगा। तो जरा मुझे बताओ, हाईली एसिडिक मीडियम में जो नेट चार्ज बना Z1 कितना आया, कितना चार्ज बना बताओ जरा? 2 चार्ज है, एक ये वाला कैटायन, एक ये वाला कैटायन बना। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं सेकंड, एट pH बराबर 6, तो यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ये कैसा मीडियम है? न्यूट्रल मीडियम है। तो अगर न्यूट्रल मीडियम होगा तो इसमें भी क्या होगा? इस पेप्टाइड बॉन्ड में, इस पेप्टाइड में न्यूट्रल मीडियम में ये देखो एसिड ग्रुप कितना है? एक तो ये एसिडिक ग्रुप है सबसे स्ट्रॉन्ग, एक ये एसिडिक ग्रुप है। तो ये यहाँ से H+ देगा, यहाँ से H+ देगा, तो ये एक H+ ये एक्सेप्ट कर लेगा, एक H+ ये एक्सेप्ट कर लेगा। तब बताओ जरा इस पेप्टाइड का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? OH, ठीक। तो जब COOH ने एक दिया होगा तो यहाँ NH3+ आया होगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड NH, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, NH, तो यहां से O- चला गया होगा डबल बॉन्ड, और यहां NH3+ हो गया होगा, और इसने CO2-, एक H+ यहां से गया, इसने कैप्चर कर लिया, एक H+ यहां से गया, इसने कैप्चर कर लिया। तो कुल मिला के जरा मुझे बताओ, 2 माइनस हैं और 2 ही प्लस हैं। तो जरा मुझे बताओ यहां पर इस मीडियम में pH बराबर 6 पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? Z2 का वैल्यू कितना आ गया? 0। क्लियर हुआ? अब केस नंबर 3 ले लेते हैं। एट
pH कितना दे रखा है इसने, pH बराबर 11 पर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम पर। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में अगर हम देखेंगे तो जरा मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस जब अटैक करेगा तो इसमें एसिडिक साइड कितनी है, पहली एसिडिक साइड, दूसरी एसिडिक साइड और फिनोल भी तो एसिडिक होता है, तो तीनों जगह से ये क्या काम करने वाला है, O माइनस हो जाएगा, है ना। और यहां पर NH2 पर तो कोई चेंजेज नहीं आएगा क्योंकि तो बेस है, बेस के साथ रिएक्शन होगी नहीं। NH C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है तो यहाँ O माइनस हो गया होगा, यहाँ NH2 ही रह गया होगा और यहाँ CO2 माइनस हो गया होगा। तो जरा बताओ इस केस में नेट चार्ज कितना आया, बताओ जरा 2। पहले वाले में कितना था, एट pH 2 पर कितना चार्ज अवेलेबल था, जरा सॉरी यहाँ पर कितना आया, 3 आया, देखो ना जरा, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 आया ना टोटल चार्ज। तो जरा बताओ जरा सबका सम कर लो यार, इसका Z1 Z2 प्लस Z3 तो बराबर कितना हो गया, 2 प्लस 0 प्लस 3 बराबर कितना आंसर, 5। ये सिंपल सा सवाल था, इसका आंसर हो जाएगा 5। क्लियर हुआ। तो ये सिंगल डिजिट इंटीजर क्वेश्चन थे, 0 to 9 वाला आंसर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था, बेसिक से सवाल था, बायोमोलिक्यूल से आया हुआ क्वेश्चन था। अलग अलग पीएच पर क्या क्या केस होने आए इस पेप्टाइड में, ये सब समझ में आ गया होगा। नेट चार्ज का सम 5 आंसर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आंसर कितना हो जाएगा इसका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो नंबर 6 है, क्या कह रहा है जरा देखो, मैं समझा देता हूं। पहले एक सवाल दिया उसने, एक कंपाउंड है भाई C8H10O2, क्लियर हुआ, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। तो मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अब ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है, और भी इसने कुछ हिंट दिया है, इतना समझ में आया। पहला हिंट क्या है कि ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। तो ये तो अपनी तरफ से हमने बता दिया कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मगर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी बताना बाकी है। आगे कह रहा है इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3। उसने कहा कि जब मैं न्यूट्रल FeCl3 के साथ इसको गर्म करता हूं तो यहां पर ये कंपाउंड पिंक कलर देता है। मतलब ये भी समझ में आ गया कि दिस कंपाउंड हैज फिनोलिक ग्रुप। इसके अंदर कौन सा ग्रुप मौजूद है, फिनॉल। ये फिनॉल का टेस्ट होता है, पिंक कलर देता है वो। क्लियर हुआ। चलिए आगे कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल आइसोमर फॉर दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के टोटल पॉसिबल आइसोमर कितने होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसका स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा बढ़िया है पहले इसका DU निकाल लो। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप इसका DU निकालेंगे तो DU आएगा 4। निकाल लेना, आपको DU निकालना आता होगा। तो DU 4 का मतलब क्या हो गया, बोलो। DU 4 का मतलब क्या हो जाता है कि अब फिनोल है तो पहले आपको ये फिनोलिक ग्रुप पता चल गया। तो एक तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली आपको OH लगा देना है। देखो ये तो होना ही होना है। तो बताओ इसका DU ऑलरेडी 4 हो गया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 है, रिंग 1 है, तो DU बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, तो 4 हो गया। अब कार्बन कितने हो गए, 6, 8 चाहिए हमें। तो 8 चाहिए, तो देखो 6, 7 और 1 8। और कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, इसलिए कायरल सेंटर देना बड़ा जरूरी है। तो बताओ जरा, ये पैरा पे मैंने लगाया, और जब पैरा पे लगाया तो इसके 2 आइसोमर होंगे, एक डेक्स्ट्रो वाला एक लेवो वाला, क्योंकि ये तो PPL को रोटेट कर रहा है। तो ये देखो एक ये हुआ, तो यानी कि इससे एक कंपाउंड से कितने आइसोमर बन रहे हैं, 2। फिर इसका नेक्स्ट वाला फिर मेटा वाला ले लेंगे। इस बार पैरा पे लगाया था, अब की बार मैं यही ग्रुप कहाँ लगा दिया, मेटा पर लगा दिया। ये कोई सवाल ही नहीं था, मतलब बिल्कुल ही बच्चों जैसा सवाल था, D+L, है ना। फिर एक तीसरा ये आ गया OH, और ये फिनॉल तो रहना ही पड़ेगा, ये कायरल सेंटर है, इससे भी 2 बनेंगे D+L। तो बताओ 2, 2 4 और 2 6। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा भाई, 6। सिंगल डिजिट इंटीजर क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो गया।
जीओसी से क्वेश्चन आया बच्चों पेपर 2 में, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको जरा देख लेते हैं, ऑप्शन बाद में देखेंगे। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। और बेसिक ऑर्डर के आपने दुनिया भर के क्वेश्चन किए होंगे, ये भी किया होगा, है ना। बस ऑप्शन को थोड़ा सा इसने घुमा के पूछ रखा है। अब जरा देखें तो इन चारों कंपाउंड में जरा मुझे बता दो, कुछ कुछ आपने बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां सुने होंगे। एन देखो 1 और 2 में अगर मैं आपसे बेसिक ऑर्डर पूछूं तो ये 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन है। ये कैसा है? 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन है। और ये 3 डिग्री एरोमेटिक एमाइन है। एक 1 डिग्री एमाइन है और एक 3 डिग्री एमाइन है। तो एरोमेटिक एमाइंस में जनरली जो बेसिक ऑर्डर होता है वो 321 होता है। सबसे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री होगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो सेकंड और फर्स्ट में कंफर्म है, सेकंड ज़्यादा बेसिक होगा फर्स्ट वाले से। अब बात कर लेते हैं सर थर्ड और फोर्थ में क्या होगा। तो जरा देखो, अगर आप देख रहे हो थर्ड वाले ग्रुप में जो ये ग्रुप लगा हुआ है NCH3CH3 और यहाँ NH2 है, तो मैं बताऊं जरा देखो, यहाँ पर अनडाउटली ये मोस्ट बेसिक होता है। रीजन लिख देता हूं, ड्यू टू SIR इफेक्ट। तो SIR इफेक्ट से क्या हो जाता है सर? ये बहुत बेसिक हो जाता है कि आपने पढ़ा होगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये ग्रुप क्राउडिंग की वजह से रिपेल्ड करते हैं एक दूसरे को, इसलिए ये ग्रुप जो होता है बिल्कुल प्लेन के बाहर चला जाता है। तो नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग ले ही नहीं पाता है। ये सारे ग्रुप रिंग के प्लेन के बाहर चले गए तो कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट लगा ही नहीं रहा है। तो ये N के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने के उतने ही रहेंगे, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है ना। और ये वाला लीस्ट बेसिक होता है, लीस्ट बेसिक ड्यू टू SIP इफेक्ट, लीस्ट बेसिक ड्यू टू SIP इफेक्ट। और आपने पढ़ा होगा ऑर्थो इफेक्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। फुल फॉर्म SIP का स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन की वजह से सबसे कम बेसिक होता है। क्लियर हुआ? अब अगर हम देखें तो जरा बेसिक ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा बेसिक ऑर्डर इनमें किसका हो गया? 4 नंबर का। और सबसे कम किसका हो गया? 3 का। अब पहले और दूसरे में 3 डिग्री 1 डिग्री में किसका ज्यादा होता है? तो 3 डिग्री का होता है, इसलिए सेकंड का ज्यादा हो गया, उससे कम हो जाएगा फर्स्ट का, और सबसे कम हो जाएगा थर्ड का। तो एक करेक्ट बेसिक ऑर्डर ये है, मगर पेपर में जो दिया हुआ है वो पेपर में करेक्ट तो ये होना चाहिए था, मगर ए ऑप्शन के अंदर बेसिक ऑर्डर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपके पेपर में सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और सबसे कम दिया हुआ है 4। तो बताओ ये वाला जो ऑर्डर है वो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 4 तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, समझ गए ना मेरी बात। लेकिन इसने क्या कह रखा है? 4 सबसे कम बेसिक दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया ये ऑप्शन। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, पीकेबी का डिफरेंस, इनकी बेसिक ऑर्डर में अगर मैं डिफरेंस करूं तो बड़ा मामूली सा अंतर होता है। 3 डिग्री थोड़ा सा ज्यादा बेसिक होगा 1 डिग्री से, मगर अगर सेकेंड और 4 में कंपेयर, सॉरी थर्ड और 4 में कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा अंतर होता है। 4 नंबर वाला थर्ड वाले से कई हजार गुना ज्यादा बेसिक होता है, जबकि ये थोड़ा सा ज्यादा बेसिक होता है। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज मोर देन दैट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। तो गलत हो गया ना, ज्यादा डिफरेंस किस में आएगा? थर्ड 4 में कई हजार गुने का डिफरेंस होता है, इसमें तो बहुत नियर अबाउट होता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका वो गलत हो गया। क्लियर हुआ? ए भी गलत है, बी भी गलत है। अब सी ऑप्शन देखते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थर्ड देन 4। यस, ये तो प्लेन में है, NH2 छोटा ग्रुप होता है तो SIR नहीं होता है, NMe2 SIR दिखाता है। तो ये रेजोनेंस में जब इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर घट जाएगा, इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट किस में ज्यादा है? थर्ड और 4 में कंपेयर करें तो थर्ड में ज्यादा है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ कम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर अभी तक हमारे पास आया वो सी आया, डी ऑप्शन, स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन थर्ड। यस, करेक्ट है। SIR की वजह से ये सारे के सारे ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं, और आउट ऑफ द प्लेन चले गए तो रिंग में डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, खर्च नहीं होंगे, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा।
तो इसका मतलब 4 का सबसे ज़्यादा बेसिक होने का रीजन क्या है? SIR, वो तो मैंने शुरू में ही लिख दिया था, इसलिए इसका आंसर डी भी हो जाएगा। तो इसका 2 ऑप्शन सही हुआ, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा सवाल था, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बाबू एक स्कीम बना हुआ है बच्चों। इसके अकॉर्डिंग देखो कैसे है, कंपाउंड P है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12 है। जब हम उसका प्लैटिनम हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ये कंपाउंड हमें मिलता है, ठीक है। तो अब जब ये हाइड्रोजिनेशन के बाद ये कंपाउंड आपको मिला, तो इसके अंदर P में जितने भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, वो तो सारे खत्म हो गए होंगे, हाइड्रोजन लग गए होंगे। आगे तो P में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, दोनों हो। आगे अब चलते हैं कि P का रिएक्शन पहले नंबर पे हमने किसी एक X रिएजेंट से कराया, वो क्या है वो सवाल में दिया हुआ है। रिएजेंट में बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि X PDC क्यूनोलिन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजिनेशन वाला ही रिएजेंट दे रखा है, और दूसरे नंबर पर KMnO4 H2SO4 और हीट से कराएं, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो Q बनेगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H12O6, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। जब हम P का कंपाउंड का रिएक्शन NaNH2 से कराएं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे C6H5COCH3 से कराएं और थर्ड नंबर पे हाइड्रोलिसिस कराएं तो R बनता है, जो कि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। तो सवाल अब ऑप्शन दिया हुआ है कि P क्या होगा, X क्या होगा, R क्या होगा, P क्या होगा। P के बारे में 2 तरह से दे रखे हैं, P की पॉसिबिलिटी 2 हैं। तो सबसे पहले कुछ आसान करने के लिए P का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, तो क्यों ना हम इससे इसका DU निकाल लें। DU निकालोगे तो देखो इसका 4 DU आएगा। तो कंपाउंड P जो है इसका DU 4 है। अब 4 DU का हिंट आपके पास है और ऑप्शन आपके सामने है, तो जरा लगाओ शॉर्टकट, शॉर्ट में बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या है। तो जरा देखो 2 दिए हुए हैं, मैं उनमें से फिलहाल एक लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ये P हो सकता है। हालांकि एक ऑप्शन उसने P का ये भी दिया हुआ है, उसको भी लिख रहा हूं मैं। जरा देखो ये यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये भी P है। अब P कौन सा वाला होगा इस बात का फैसला करना है, तो पैरेलल रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। देखो DU इसका भी 2 पाई बॉन्ड, एक 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग 4 हो गया, इसका भी DU 4 है, दोनों का DU 4 है, तो यहाँ से कोई हिंट नहीं मिल रहा। अब अच्छा, अगर मैं इसका नीचे प्लैटिनम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊं तो इसका भी कराऊं, इसका भी कराऊं, तो प्रोडक्ट तो दोनों से यही मिलने वाला है हमें, क्योंकि वो सब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। अब आगे जरा देखते हैं, एक रिएजेंट दे रखा तो उसने, वो रिएजेंट तो सही है कि इसको अगर मुझे पैलेडियम PDC, पैलेडियम चारकोल, क्विनोलिन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या काम करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, डबल बॉन्ड में। तो देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, CH2 है ना। अब अगर ये होता सेम रिएजेंट से, अब P का डिसाइड यहीं से होने वाला है बस जस्ट, तो यहाँ भी ये क्या करता, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया होता। अब आगे कह रहा है कि जब मैं इस कंपाउंड का अगर KMnO4 और H2SO4 मतलब H+ हीट कराएं तो स्ट्रांग ऑक्सीडेशन होगा और ये ऐसे ऑक्सीडेशन कर देगा। तो जरा मुझे बताओ स्ट्रांग ऑक्सीडेशन से क्या होने वाला है, जरा देखें। तो यहाँ पर COOH आया होगा, जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो फिर यहाँ भी क्या बना होगा, COOH बना होगा, और यहाँ भी क्या बना होगा, COOH बना होगा। क्लियर है। तो ये कंपाउंड क्या होगा हमारा, Q होगा। जब इसका हम KMnO4 से कराएंगे, H+ की प्रेजेंस में हीट कराएं, दो ऑप्शन दे रखे, मैंने दोनों को ले लिया। ये A ऑप्शन में देखो P को मान रखा था और B ऑप्शन में P को मान रखा था। अब जौन सा ऑप्शन होगा ठीक हो जाएगा या गलत होगा यहाँ से पता चलेगा। जब इसका ऑक्सीडेशन मैं कराऊंगा तो देखो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो जरा मुझे बताना कि क्या हुआ होगा, COOH, ठीक, और यहाँ पर भी COOH आया होगा और यहाँ पर भी COOH आया होगा। तो जरा देखें, अगर हम देखें Q है तो अब बताओ ये कायरल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आया, मगर इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। ये कायरल सेंटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी CH2COOH और यहाँ भी CH2COOH। तो इसका मतलब
Q जो है, Q तो ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है, तो P आपका ये कंफर्म होगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? ए गलत हो गया। ऐसे सॉल्व किया जाता है ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस को, अप्रोच को। और यहाँ पर जो एक कार्बन एक्स्ट्रा निकला उससे CO2 की फॉर्म में वो बाहर निकल गया होगा। एक कार्बन वाले का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन जब किया जाता है उससे फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है? COOH। तो P भी मिल गया आपको, Q भी मिल गया। ठीक, अब जरा आगे देखते हैं। P हमारे पास है, और जब P की रिएक्शन, अब मैं इधर पीछे जा रहा हूं, P की रिएक्शन अगर मैं फर्स्ट रिएजेंट से कराऊं NaNH2 से, तो आपको पता है यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, मोस्ट एसिडिक है। ये NaNH2 सोडा एमाइड बेस होता है स्ट्रॉन्ग, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और जब यहां एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो यहां माइनस और Na प्लस बनेगा। इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है? C6H5 COCH3 के साथ जब कराएंगे तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। कार्बन का माइनस यहां पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? तो जरा मुझे बताएं कि यहां क्या प्रोडक्ट बना होगा आपका? डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, है ना। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक, यहां पर बॉन्ड बनाया तो O माइनस Na प्लस हो गया होगा। यहां पर C6H5 है और यहां पर क्या लग गया आपका? CH3। देख लो कहीं कार्बन की संख्या गलत तो ना हो गई है। यहाँ एक रिंग के बाहर 1 2 3 कार्बन थे, रिंग के बाहर 1 2 और 3 कार्बन थे, है ना। और इस कार्बन पर ये डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर इसने एक नया बॉन्ड बना लिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। उसके बाद उसने क्या काम कर रहा है? हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जरा मुझे बताओ, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, है ना, और यहाँ OH हो गया, यहाँ CH3 हो गया, और यहाँ पर C6H5 को चाहो तो आप ऐसे कर दो। अब H3O प्लस में एसिड भी है, H प्लस के साथ यहाँ हीट कराना है फाइनली, तो OH यहाँ से H यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो जरा मुझे बताएं, देखो ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ये यानी कि CH2H यहाँ से, OH यहाँ से, डबल बॉन्ड नीचे की जगह मैंने ऊपर लगा दिया। तो जरा देख लो आप, ये कहीं ऑप्शन है क्या? यस, डी में दे रखा है, ये R बना, CH2CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2 फिनाइल ग्रुप, ये R हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या क्या आंसर सही हुआ? इसका आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का B, C और D आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन सही है, B, C और D। तो ये डिटेल्ड सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हुआ? और अच्छा, P का रिएक्शन अगर हम कराएं PTH2 से, तो वही कंपाउंड आएगा। देखो ये डबल बॉन्ड ये भी खत्म, ये ट्रिपल बॉन्ड भी खत्म, तो ये सीधा ये वाला कंपाउंड बन जाएगा जो ये बना था, ये वाला बना रखा था। तो कंफर्म हो गया, तो ये आंसर हो गए। तो ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था, डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक से, क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा फिजिकल का भी इसमें फ्लेवर मिक्स कर दिया गया है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी इसमें लगा दिया गया है। वो कह रहे हैं कंपाउंड P है, उसका पहले नंबर रिएजेंट से जब हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2HCl से, दूसरे पर बीटा नेप्थोल NaOH के साथ, तीसरा एसिटिक एसिड और वाटर के साथ, तो एक Q कंपाउंड बनता है ना। तो ये जो P से Q बन रहा है, ये कितने परसेंट में बन रहा है? 75% अमाउंट में बनता है Q, मेजर प्रोडक्ट यही है। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम ऑफ Q ऑब्टेन्ड, यानी कि ये जो Q बना है इसका हमें ग्राम में कितना बना है, ग्राम में अमाउंट बताना है, जो कि बना है 9.3 ml ऑफ P। तो P का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 9.3 ml। डेंसिटी का यूज कर सकते हैं, P का जो डेंसिटी है, एनिलीन का जो डेंसिटी दे रखा है वो 1.00 ग्राम पर ml दे रखा है। मोलर मास, कार्बन वोर्बन तो सब जानते ही हो आप लोग। अब जरा पहले सॉल्व करते तो पहले हमें एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट तो सॉल्व करना पड़ेगा, और फिजिकल तो आप सब लोग जानते ही हो। जरा देखो NH2 है, NH2 में पहले NaNO2HCl, यहाँ कोई बैलेंसिंग की आपको आवश्यकता है नहीं। तो जरा बताओ मुझे क्या बना? N2 प्लस Cl माइनस ये बना होगा। दूसरे नंबर पे जब मैंने बीटा नेप्थोल के साथ में यहाँ रिएक्शन कराई होगी, है ना,
किसकी प्रेजेंस में, NaOH स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ डाई एजो कपलिंग रिएक्शन हो रही है, एजो कपलिंग रिएक्शन। यानी कि तो बताओ फिनॉल में, नेप्थोल में, बीटा नेप्थोल में जो OH है एसिड बेस रिएक्शन होगी तो O माइनस Na प्लस आ जाएगा, और यहाँ N डबल बॉन्ड N ये आ गया, तो ये ऑरेंज रेड डाई बनी। ये अभी देखो एक सॉल्ट बना। उसके बाद तीसरा रिएजेंट और यूज कराया जब मैंने, तीसरा रिएजेंट और जब मैंने यहाँ पे यूज कराया, जरा देखो यहाँ पर CH3COOH और वाटर, तो आपको पता है ये क्या करेगा, इस सॉल्ट को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और जब इस सॉल्ट को ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा तो N डबल बॉन्ड N, तो जरा देखो आप यहाँ OH हो जाएगा ये, और ये ऑरेंज रेड क्रिस्टल होते हैं, ऑरेंज रेड डाई बोल सकते हो आप, ये ऑरेंज रेड कलर की डाई होती है। तो जरा देखो ये P था और ये Q बना, परसेंटेज में इसकी दे रखी है, ये कितने परसेंट बना, ये 75% बन गया। कैलकुलेशन करना है, तो जरा देखते हैं इस कंपाउंड का क्या क्या डेटा आप लोगों को दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है कितना था एनिलीन का, 9.3 ml। डेंसिटी दी हुई है इसकी कितनी थी, 1.0 ग्राम पर ml। तो मास निकाल देंगे जरा हम यहाँ पर, मास ऑफ P निकाल लो, P एनिलीन है, तो मास बराबर कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो कितना आ जाएगा 9.3 बोलो ग्राम आ गया। मास कितना है आपका, P का मास कितना है 9.3 ग्राम है। तो जरा नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं P के, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, मास बटे मॉलिक्यूलर मास। 9.3 मास आया अभी जो निकाला, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 93, तो कितना आ गया होगा 0.1 मोल बोलो। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ P कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ P कितना आया आपके पास, 0.1 मोल आया। ठीक है, अब एक बात बताओ, जितना ये था, एक मोल अगर ये था तो एक मोल से एक मोल ही तो Q बन रहा है, क्योंकि इससे डाईएजोटाइजेशन वाला जो सॉल्ट है वो एक से एक ही बनेगा, तो डाई भी तो एक ही बनाएगा। तो जितना इसका मोल होगा उतना ही तो इसका भी मोल होगा, नहीं होगा बोलो। तो अब इसके बाद सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q कितना होगा जरा देखो। ये रिएक्शन ऊपर है, जगह नहीं है तो इसी को इसी के नीचे लिखना था मुझे, वैसे जगह नहीं रही तो मैं इसलिए लिख रहा हूं। तो बताओ कितना मोल से P, जितना मोल मतलब एक मोल अगर P था तो उससे एक मोल Q बन रहा है, तो बताओ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 75% है, तो 75 बटे 100 हो जाएगा। बस देखा जाए तो 25 या 75, 25 चौका 100, तो 0.3/4 मोल आ जाएगा बोलो जरा। तो मास कितना हो जाएगा, मेरी याद है 18.6 ग्राम हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18.6 ग्राम। देखो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो Q जो बना ये फिजिकल केमिस्ट्री का कैलकुलेशन था, इसको मेरे से भी आसान तरीके से आप खुद जान रहे होंगे। ये मेन रिएक्शन थी ऑर्गेनिक की। तो ये था बच्चों पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये भी हमने डिस्कस कर दिया। ठीक, तो बड़ा ही अच्छा पेपर था इस बार एडवांस का। आई होप आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक, तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, है ना। थैंक यू।